हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मी एट बायोस्कैनर। इस यूट्यूब चैनल पर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूं और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के हम कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स, फिर हम देखेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक व्यूज को और उसके बाद में हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज को। और इस वीडियो लेक्चर के सबसे लास्ट में हम ये जानेंगे कि अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन क्यों कहा जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखेंगे और बहुत ही ध्यान से इन सारी बातों को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसको हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के साथ। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन में देखते हैं साइंस की डेफिनेशन क्या है। ये जो डेफिनेशन है साइंस की, आप बहुत ही पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे इस डेफिनेशन का और फिर आगे बढ़ेंगे। तो साइंस की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, यानी कि जो भी प्राकृतिक चीजें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, या नेचर हो या उसकी चीजें हो, उसको हम स्टडी करते हैं कैसे? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या है? सिस्टमैटिक का मतलब हम उसको स्टेप वाइज मैनर में स्टडी करेंगे और ऑर्गेनाइज का मतलब हम उसको एक व्यवस्थित सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि साइंस में आप किसी भी चीज की अगर स्टडी करते हैं तो एक स्टेप वाइज मैनर में स्टडी आपकी होनी चाहिए और जो भी आप स्टडी कर रहे हैं आप उसको एक ऑर्गेनाइज करके पढ़िए। अब उसके बाद में ये को अप्रूव भी आपको करना है। अप्रूव आप कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, यानी कि वो जो चीज आपने पढ़ ली है स्टेप वाइज मैनर में, आपने उसको सीक्वेंस में अरेंज भी कर लिया, अब आप उसको जस्टिफाई कीजिए, प्रूव कीजिए एक्सपेरिमेंटेशन से। यानी कि वो ऐसा नहीं हो कि वो घटना इंडिया में हो रही है और अमेरिका में ना होती है, वो सब जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए। कोई भी आप साइंस की फिनोमेना देखेंगे, अगर वो साइंटिफिक होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक होगी, तो वो बात जो आज जस्टिफाई आप इंडिया में कर रहे हैं वो आप उसको अमेरिका में भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी है, आप अमेरिका में भी प्रूव कर सकते हैं उसको, तो वो इंडिया में भी एप्लीकेबल है। तो यही साइंस है। अब साइंस का एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा जिससे आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सके। रेन का एग्जाम्पल हम चले ले लेते हैं। अब रेन एक बहुत ही नेचुरल सी इवेंट है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें, उसमें यह बोला जाता है कि रेन कराने के लिए जिम्मेदार है इंद्र देवता। और अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें, क्योंकि हमारी जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें इंडियन एंड ग्रीक दोनों ही चीजें रिपीट होंगी, तो हम ग्रीक का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी की अगर बात करें, उसमें गॉड ऑफ रेन कहा जाता है ज्यूस को। तो ये दो देवता हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बारिश कराने के लिए, ये समझा जाता था। अब इसके बाद में साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हुई, साइंटिफिकली हमने चीजों को पढ़ना शुरू किया, जिसकी शुरुआत की थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को फादर ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है, यानी कि उन्होंने कहा कि हर चीजों में कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई तर्क जरूर होगा जिसके बेसिस पर कोई चीज होती होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंद्र देवता का जब चाहे मन किया उन्होंने अपना वज्र उठाया और बारिश करा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी न किसी लॉजिक की वजह से होगा। और अब आप लोग ये जानते हैं कि रेन कैसे होती है। रेन के लिए एक वाटर साइकिल होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर है वो समुद्र यानी सी से इवेपोरेट होता है। पॉन्ड से और रिवर से भी वाटर इवेपोरेट हो सकता है, इवन हमारी बॉडी से और प्लांट से भी थोड़ा थोड़ा वाटर एनवायरनमेंट में इवेपोरेट होकर जाता रहता है। अब उस वाटर का क्या होता है, वो वाटर इवेपोरेट होकर के छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कंडेंसेट हो जाता है, यानी उनके ऊपर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद में वो क्लाउड बन जाता है, क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, उससे रेन होती है और वो पानी फिर से सी में, रिवर्स में पहुंच जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। ये प्रोसेस है रेन का। साइंटिफिकली आपने इसको समझा है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और स्टेप वाइज मैनर में। और इसको आप कहीं भी देखें, इंडिया में अगर बारिश होगी उसका भी रीजन यही होगा और अमेरिका में बारिश होगी तो भी वो इसी तरह से होगी, उसका कारण यही होगा। तो हमने ये साइंटिफिक स्टडी समझी और साइंस के पीछे हमने ये रीजन समझा है। अब इसके बाद में फिर साइंस को जब आगे स्टडी किया गया, इसमें फर्दर चीजें समझी गई, तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेज आ गई, इसमें बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट हुआ। उसकी एक ब्रांच जो आपने ऑप्ट की है अभी फिलहाल जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी। साइंस की बायोलॉजी ब्रांच को हम पढ़ेंगे। ये ग्रीक वर्ड है, इसको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है बायोस एंड लोजिया, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, लोजिया मीन्स होता है ब्रांच ऑफ स्टडी, यानी कि
स्टडी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसी ही ब्रांच को, साइंस की उस ब्रांच को हम कहेंगे बायोलॉजी। अब बस एक चीज यहां पर आपके सामने आई है कि ये ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज से ही क्यों ये लिया गया है, इसके पीछे रीजन ये है, जिस तरह से हमारे कंट्री इंडिया के अंदर संस्कृत पेरेंट लैंग्वेज है, हिंदी, तमिल और बहुत सारी लैंग्वेजेस की, इसी तरह से ग्रीक और लैटिन दो पेरेंट लैंग्वेज हैं जिनसे आगे वो बहुत सारी लैंग्वेज यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप हुई, तो वहीं से ही इनके बेसिक टर्म्स को ले लिया जाता है। तो बायोलॉजी आपने समझ लिया, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। अब एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही अच्छी बायोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको याद कर लेनी चाहिए। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं जिनके अंदर जीवन है उनको स्टडी आप करिए और उनके अंदर होने वाले लाइफ या लिविंग प्रोसेसेस को आप स्टडी करिए। ये कहती है एनसीईआरटी की डेफिनेशन। लिविंग प्रोसेसेस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, हम मूव करते हैं, ये सारे के सारे जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेस हैं इनको कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। तो यही सब स्टडी, इन्हीं सब चीजों की स्टडी करते हैं आप जिस ब्रांच के अंदर, उसको कहा जाता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की सबसे पहले दो मेन ब्रांचेज बनी, जैसे जूलॉजी एंड बॉटनी। इसके बाद में तो बहुत सारी ब्रांचेज आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई और बहुत सारी इसके अंदर ब्रांचेज है, लेकिन दो मेन ब्रांचेज इसके अंदर जूलॉजी एंड बॉटनी ही है। इनसे आप आगे अब हम समझते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी क्या होती है। तो जूलॉजी का ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये होता है जून, जून मीन्स होता है जू यानी कि एनिमल्स, और लोजिया पहले भी आपने पढ़ा है, लोजिया इज ब्रांच ऑफ स्टडी, यानी कि वो ब्रांच ऑफ स्टडी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल्स को। अब इसके जो फादर थे, सबसे पहले जो बायोलॉजी और जूलॉजी को स्टार्ट किया था, यानी इसके बारे में स्टडी स्टार्ट की थी, वो थे एरिस्टोटल, जिनकी ये इमेज आप देख पा रहे हैं। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन ये थे, और इनको सबसे पहले फर्स्ट टीचर भी कहा है, कुछ जगह कुछ राइटर्स ने फर्स्ट टीचर भी इनको कहा है। और ये जो स्टडी करते थे इनको फादर ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है, यानी कि इनकी जो स्टडीज होती थी, जिस भी चीजें को पीछे ये चीजों को समझते थे, जानते थे, और ये बताते थे कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, ऐसे ही कोई घटना, कोई इवेंट नहीं होती है। आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी, आपने उसमें अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर महान, एरिस्टोटल उसके गुरु थे, और इनका जो स्टूडेंट था वो थे थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस ने जो अपनी सारी स्टडी की थी वो थी बॉटनी के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर जिसकी हम स्टडी की जाती है। बॉटनी भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बोटेन, बोटेन का मतलब होता है हर्ब्स, यानी कि साइंस या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे उसको कहा जाता है बॉटनी। बॉटनी का फादर कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस भी ग्रीक बायोलॉजिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे या ग्रीक फिलोसोफर थे, अगर उस टाइम के हिसाब से समझे तो। अब ग्रीक फिलोसोफर थे और ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, यानी कि ये इनके टीचर थे और ये स्टूडेंट थे। एरिस्टोटल के बाद में थियोफ्रेस्टस ही उनके एक उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, और थियोफ्रेस्टस को इतना अच्छा और इतना महान समझा जाता था कि ये बहुत ही डिवाइन वक्ता थे, बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को ये एक्सप्रेस करते थे। तो ये होगी एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस की कहानी। इन दोनों के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए बताया जिससे आप इनको ना भूलें, क्योंकि इन दोनों का जिक्र बार बार आप आगे की स्टडीज में करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, यानी कि कितनी वैरायटी आपके पास हमारे वर्ल्ड में है, उसी को हम डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एक इनॉर्मस वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की अर्थ के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसी को डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी से डिफाइन किया गया है। अब डाइवर्सिटी इतनी जबरदस्त है कि अगर आपको एक हमारी जो मदर प्लेनेट अर्थ का चक्कर लगाने का मौका दे दिया जाए, किसी प्लेन में बिठा दिया जाए या हेलीकॉप्टर से आपको ये अवसर दे दिया जाए, तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट, अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। कहीं आपको डांस करता हुआ पिकॉक दिखाई देगा, कहीं आपको रेन होती हुई दिखाई देगी अगर आप पूरे अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, कहीं आपको बर्फ पड़ती हुई दिखाई देगी, कहीं आपको शांत नदी का पानी दिखाई देगा, और या फिर कहीं पर आपको क्या दिखाई देगी, हम इंसानों का फैलाया हुआ पोल्यूशन और गंदगी। तो ये सब चीजें आप अर्थ पर देख सकते हैं, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि एक वैरायटी है पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर, कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, अलग अलग तरह से चीजें प्रेजेंट है। तो हमारी अर्थ के ऊपर जो इनॉर्मस वैरायटी है उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी भी इसको कहा जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी
नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था अर्ली मैन ने, उन्होंने देख लिया था कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि इन एनिमेट एंड एनिमेट वर्ल्ड के बीच में कुछ डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं और उनकी वजह से उसको उन चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू हुआ। अभी हम डाइवर्सिटी की जब स्टडी कर रहे हैं तो अब हम इन चीजों को थोड़ा सा रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं हमारे एंसेस्टर से, और वहां से लेकर के हम चीजों को आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब अर्थ पर ह्यूमंस इवोल्व हो गए और उन्होंने सब चीजों को देखना और समझना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही जबरदस्त रेंज है, डाइवर्स चीजें हैं, उनमें कुछ लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने उनकी पूजा करना स्टार्ट किया, यानी ही स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। अब जब वे पूजा कर रहे थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो ये नहीं था कि वो लिविंग बींग्स की पूजा कर रहे थे, कुछ वो नॉन लिविंग थिंग्स की भी पूजा कर रहे थे और कुछ वो लिविंग थिंग्स की भी पूजा कर रहे थे, यानी कि दे वर वर्शिपिंग सम इनएनिमेट एंड सम एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अब वो किसकी पूजा कर रहे हैं, वो उसका क्या बेसिस है, उसका बेसिस था फियर, यानी डर की भावना जिससे उनको देख के क्रिएट हो रही थी, उसी को वो ज्यादा से ज्यादा पूजा कर रहे थे। देखिए ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, इसका बेसिस है साइंस, इसीलिए मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही समझा दी है। हम सारी चीजों को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ना कि किसी माइथोलॉजिकल या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हम यह समझ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, अर्लीस्ट ह्यूमंस ने, और उनमें से कुछ नॉन लिविंग और लिविंग को देखकर उसके अंदर डर और घबराहट की भावना पैदा हुई। जैसे कि बादल तेज कड़कड़ाए तो उसको डर लगा, तेज हवा चली, आग देखी उसने तो उसको डर लगना स्टार्ट हुआ। तो उसी के बेसिस पर जिन चीजों ने ह्यूमंस के अंदर डर की भावना क्रिएट की, उसने उनको पूजा करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में पूजा की, हवा की पूजा करते थे हम, हवा को पवन देव बोलते हैं, समुद्र देव बोलते हैं, अग्नि देव बोलते हैं। इस तरह से ग्रीक माइथोलॉजी और जो दूसरी कल्चर्स हैं उनके अंदर भी इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स प्रेजेंट है। तो इन सबको उन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, दोनों चीजों को। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि ह्यूमन बींग्स ने आउट ऑफ फियर लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को वर्शिप करना स्टार्ट किया और अलग अलग से उनकी पूजा और उनको अलग अलग देवताओं के रूप से संबोधित करना शुरू किया। अब हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ सालों का हम उसमें इजाफा करते हैं। तो उसमें क्या क्या हुआ, पहले जो ह्यूमंस थे वो पेड़ों पर रहते थे, उसके बाद में उन्होंने एक सोशल लाइफ डेवलप करना स्टार्ट की, यानी कि एक सोसाइटी, एक कॉलोनी की फॉर्म में वो एक जगह होकर रहना स्टार्ट हुआ। अब जैसे वो एक जगह होकर रहना शुरू किया उन लोगों ने, तो उनकी थोड़ी नॉलेज लिविंग थिंग्स और नेचुरल चीजों के बारे में और बढ़ी, और उसी के साथ में उनका ये भी इंक्रीज हुआ कि हम इन लिविंग थिंग्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी उन्होंने यूटिलिटी बढ़ाई, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स थे उन्होंने उनको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करना सीख लिया। उन्हें पता लग गया कि हम इनका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, हम आग जला सकते हैं, हम इनकी लकड़ियों को जला करके अपने लिए चीजें बना सकते हैं। हम मांस खाते थे पहले ह्यूमन बीइंग, हम उस मांस को पका सकते हैं आग की हेल्प से। तो इस तरह से उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया हमारे एंसेस्टर्स ने, और जैसे ही वो चीजों को समझना उन्होंने स्टार्ट किया तो एक व्यू डेवलप हुआ जिसको आज की भाषा में कहा जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। उन लोगों को तो पता नहीं था कि तुम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आज के टाइम में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से। अब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू क्या है, तो इसके अंदर यह समझा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबसे अलग है, प्यूर इन नेचर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इसी वजह से हम सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता की भावना हमारे अंदर पैदा हुई, इंसानों के अंदर पैदा हुई, और उन्होंने ये समझा कि क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ हैं तो वातावरण में, एनवायरनमेंट में, नेचर में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो हमारे इस्तेमाल के लिए है। हम जिसको चाहें जिस भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना भी हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और हम कितना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, जैसे फिश प्रेजेंट है, ये हमारे खाने के लिए प्रेजेंट है, ये प्लांट्स हैं, ये हमारे लिए लकड़ी वगैरह हमें प्रोवाइड कराएंगे, और जितने भी एनिमल्स हैं इनसे हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉर्स से हम राइडिंग करेंगे, ठीक है ना। अब और एनिमल्स को हम पालतू बना लेंगे, डॉग्स को हम अपना पालतू बना लेंगे, और दूसरे एनिमल्स से बचाने के लिए हम डॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से एक व्यू डेवलप हुआ इंसानों के अंदर जिसको कहा गया एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। और इस व्यू में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ एंथ्रोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमंस, देयर कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट।
तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू आपने समझ लिया। अब यहां तक हमारी सोच ये थी कि हम जस्टिफिएबल हम किसी भी तरह से कितने भी हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और जितनी भी फिलोसफीज हैं, मेनली वेस्टर्न फिलोसफीज, हमारी जो इंडियन फिलोसफीज है उसमें तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी दया की भावना नेचर के प्रति दिखाई गई है। उसको समझा गया है कि आप इसको पूरी तरह से बर्बाद ना करें, उतना ही ले जितनी आपको जरूरत है। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में खास तौर से वहां पर जितने भी वेस्टर्न रिलीजन्स है उसमें यही बेसिक चीजें समझी गई, यही चीजें बताई गई ह्यूमन सोसाइटीज को कि आप जितनी भी चीजें नेचर में प्रेजेंट है आप इनको जितना मर्जी चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जितना मर्जी चाहे हम यूटिलाइज कर रहे थे तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हमें होना था। नुकसान हमें ये हुआ कि जब हमने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया चीजों को, नेचुरल सब्सटेंसेस को, तो वो एक लिमिट के बाद में उनकी लिमिट जब क्रॉस हुई, यानी जो उनकी मैक्सिमम रीच थी, जब तक हमने उस लेवल तक उसको एक्सप्लॉइट किया तो वो हमारे लिए अनअवेलेबल होना स्टार्ट होना शुरू हुई। अब उसके बाद में तब हमें समझ आया कि ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसमें सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले नहीं करते हैं, हम इसके सेंटर में नहीं है। जैसे और ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस है, हमारी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन और जितने भी नेचुरल चीजें हैं उनकी भी एक इंपॉर्टेंस है। तो जो ये व्यू डेवलप हुआ, धीरे धीरे हमें ये समझ में आना शुरू हो गया कि हम जितनी भी प्राकृतिक चीजें हमारे लिए यूज के लिए हैं, हम उनको उनकी मैक्सिमम लिमिट तक जाकर बर्बाद ना करें, हम उनकी कैरिंग कैपेसिटी को टच ना करें। तो उससे जो व्यू डेवलप हो उसको कहा जाता है इकोसेंट्रिक व्यू, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो सेंटर में है, हम एक सुपरफिशियल पार्ट है, और हम ह्यूमंस को जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उनको उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक जाकर के एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि उसकी एक मैक्सिमम लिमिट तक हम उसको एक्सप्लॉइट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा जाता है जिम में 80 किलो वजन उठा लेता है, लेकिन अगर 5 किलो का वेट बढ़ा दिया जाता है तो वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि 80 किलो उसके लिए मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वो नहीं उठा सकता, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 80 kg है। इसी तरह से जितने भी नेचुरल चीजें प्रेजेंट हैं उनकी भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, अगर हम उस लिमिट से ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करेंगे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अब जब ये भावना, जब ये चीजें डेवलप ह्यूमंस के अंदर कि अरे ये सब चीजें तो खत्म हो रही हैं, हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तब उनके अंदर थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी बुद्धि आई, तब उन्होंने स्टार्ट किया उन चीजों को समझना, उनको एनालाइज करना, उनको स्टडी करना। तो जो ये स्टडी डेवलप हुई, इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि एक आवश्यकता ही हो गई, अगर हम इन चीजों को नहीं बचाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगी। अब आउट ऑफ नेसेसिटी हमने जरूरत के हिसाब से उनको बचाने के प्रयास करना शुरू किए, इकोसेंट्रिक व्यू हमारा डेवलप हुआ। इससे फायदा ये हुआ कि जितनी भी साइंसेज हैं, खासतौर से बायोलॉजिकल साइंस, उसके अंदर नए नए डेवलपमेंट, नई नई इन्वेंशंस होना शुरू की। हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि ये जो प्लांट्स एनिमल्स हैं ये इस तरह के हैं, ये हमारे लिए इस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं और हम इसको कैसे बचा सकते हैं। अब आपने देखा होगा टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं, वहां पर टाइगर को बचाया जाता है। ये नॉलेज हमें बायोलॉजिकल साइंस ने बताया कि टाइगर जो है वो इकोसिस्टम के टॉप पर है, अगर आप टाइगर्स को निपटा दोगे तो पूरा का पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तक तो टाइगर्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था, अब टाइगर्स को ढूंढ ढूंढ के बचाया जा रहा है, रिजर्व्स बनाए गए हैं। यही इकोसेंट्रिक व्यू है और इसी इकोसेंट्रिक व्यू की बदौलत ही साइंस में आगे फर्दर डेवलपमेंट हुए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हमने करना सीखा, एनिमल्स या प्लांट्स को हमने नोमेनक्लेचर यानी हमने उनके नाम रखने, साइंटिफिक नाम हमने रखने स्टार्ट किए और हमने उनको अच्छे से क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। यह है इकोसेंट्रिक व्यू। अब इसके बाद में हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज। एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक व्यू के बाद में थोड़ी हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज की। जैसे ही इकोसेंट्रिक व्यू डेवलप हुआ इंसानों का, उन्होंने समझ में आना उनकी शुरू हो गया कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, नेचर में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, अगर आप उनको एक हद से ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं इस्तेमाल करने के लिए। ये बात डेवलप हो गई तो उससे हमारे अंदर कुछ थोड़ी सी सेंस आई, थोड़ी सी सद्बुद्धि आई और हमने उनको थोड़ा सा प्रयास करना शुरू किया कि हम इनको बचाएंगे। लेकिन अभी भी आंखें पूरी तरह से नहीं खुली थी। उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव लाया गया, इसको कहते हैं बिगेस्ट स्पिन ऑफ। ये लिखा है आपकी एनसीईआरटी ने, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ इन द स्टडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज ब्रॉट अबाउट बाय द डिस्कवरी ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज। तो उनके अंदर जो बड़ा बदलाव ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर में आया, वो आया जब उसने खोज ली सिमिलैरिटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब इन सिमिलैरिटीज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नाम से डिफाइन किया गया है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज आई कहां से? हमें यह समझना होगा कि जब अर्थ के अंदर खुदाइयां की जा रही थी तो वहां से फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलना शुरू हुए। अब फॉसिल रिकॉर्ड से हमने ये जाना कि
हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स, हमसे मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स पहले अर्थ पे रह के जा चुके हैं। जैसे डायनासोर का एग्जाम्पल आप ले लें तो वो पहले अर्थ पे रह के जा चुका है। अब ये चीज जैसे ही समझ में आई तो पता लगा कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पहले अर्थ पे रह के चले गए हैं और आज के जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है। और इसी तरह से जो आज के प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक दूसरे में सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि आप लायन और टाइगर को लें तो देखेंगे उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंट है, दोनों एनिमल्स हैं, दोनों अलग अलग स्पेसीज के हैं, लेकिन काफी सिमिलैरिटीज उनके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज जो दो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है उनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। हॉरिजॉन्टल लाइन आप जानते ही हैं, इस तरह से एक लाइन खींच दी हमने, ये रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट में हमारे पास है एक लायन और एक है टाइगर, दोनों के अंदर हमने सिमिलैरिटीज देखी है। इन सिमिलैरिटीज को हमने कह दिया है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। ओके, तो जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमने सिमिलैरिटीज ढूंढी कि इनके अंदर जबरदस्त सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। अब फॉसिल रिकॉर्ड से हमने पता लगा, जैसे यहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट है, ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 करके 5 यहाँ पर है, 5th वन ह्यूमंस है, और जो 4 इंडिविजुअल्स हैं ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, यानी हम इवॉल्व हुए हैं इनसे, हम इवॉल्व हुए हैं एप लाइक एनिमल्स से, तो हम भी एनिमल ही हैं। तो एप लाइक जो हमारे एंसेस्टर्स है उनसे हम डेवलप होना धीरे धीरे स्टार्ट हुए, इनकी खोज हुई फॉसिल रिकॉर्ड से। तो तब हमें ये पता लगा कि जो प्रेजेंट डे एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज है वो पास्ट में रह गए एनिमल्स से भी बहुत सिमिलैरिटीज उनके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि कुछ एनिमल्स हैं जो अब प्रेजेंट नहीं है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज है। तो ये लाइन थी प्रेजेंट वाली और ये हम रख देते हैं पास्ट, और ये हमने खींच दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इनके बीच में जो पास्ट और प्रेजेंट एनिमल्स हैं इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं दीज वर कॉल्ड वर्टिकल सिमिलैरिटीज। तो इस तरह से जैसे ही बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी होना स्टार्ट हुई हमें यह समझ में आना शुरू हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है। सिमिलैरिटीज दो तरह से प्रेजेंट है, जो आज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी सिमिलैरिटीज है और जो पहले चले गए उनमें भी सिमिलैरिटीज है। तो इसी का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ह्यूमंस की वो स्पेसीज है जो आज अर्थ पर प्रेजेंट है, और होमो निएंडरथैलेंसिस जो काफी सालों पहले जब अर्थ पर प्रेजेंट थे, रहते थे, अब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्सटिंक्शन से। एक्सटिंक्शन से ही चीज आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो एक्सटिंक्शन से ही शुरू हुआ। अब जब हम स्टडीज कर रहे थे अब हमको ये पता चला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स पास्ट में प्रेजेंट थे लेकिन आज वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हमने एक्सप्लॉइट किया है, हमारे जैसे ही कुछ लोगों ने या हमने या और ऑर्गेनिजम्स ने नेचर को इस लेवल तक बर्बाद किया है कि उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स आज अर्थ पर प्रेजेंट ही नहीं है, वो खत्म हो गए हैं। अब खत्म होने के कारण कुछ ना कुछ नेचर के बैलेंस में नुकसान हो रहा होगा। अब ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कैसे की जाए, इसकी पूर्ति कैसे की जाए, इसकी पूर्ति की जाएगी कंजर्वेशन से। बायोडाइवर्सिटी आप समझते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एंड कंजर्वेशन यानी उसको बचाना, उसको संरक्षण करना, यानी हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट ना करें। अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हम उसमें से इतना ही लें जो हमारे लिए काम आ सके, और हम ज्यादातर चीजों को बचाने या कंजर्वेशन करने की कोशिश करें। अब कंजर्वेशन करने की जो कोशिश थी, कंजर्वेशन करने की रिक्वायरमेंट इस वजह से डेवलप हुई क्योंकि हमें यह पता लगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे के सारे आज के भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये रिलेटेड हैं उनसे भी जो अर्थ पे रह के जा चुके हैं, यानी हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक एनिमल की स्पेसीज को, पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट पड़ेगा तो कभी ना कभी उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, और इसी इफेक्ट से बचना है अगर आपको, तो आपको अपना सर्वाइवल बचाना है अर्थ पर। ह्यूमन सर्वाइवल will not be possible if this biodiversity is not conserved। और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उनके अंदर किस तरह से चीजें होती हैं, क्या वो हैं, क्या उनके नेम्स हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इन्हीं सब चीजों को जो स्टडी किया जाता है बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर, उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी ही इससे आगे आप स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ तक ये चीजें समझ चुके हैं
कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना चाहिए और कंजर्वेशन विदाउट द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अर्नेस्ट मेयर की। अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। डार्विन आप जानते ही होंगे 19th सेंचुरी के बहुत ही बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मतलब ये था कि ह्यूमंस कैसे इवोल्व हुए अर्थ पर और दूसरे लिविंग बीइंग्स कैसे इवोल्व हुए, उसके बारे में उन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी। उनकी एक थ्योरी है बहुत ही फेमस, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, वो आप पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा अर्नेस्ट मेयर पे। तो इन्होंने भी इवोल्यूशन में ही अपनी स्टडीज ज़्यादा की, इसलिए उनको यहाँ पर सिग्निफिकेंट बहुत ही समझा जाता है। 100 ईयर्स ये पूरा जिए। 5 जुलाई 1904 को पैदा हुए, 2004 को इनकी डेथ हुई। डार्विन इनको बोला जाता है। एक बहुत ही बड़ा टाइटल माना जाता है अलेक्जेंडर एगासिस का। ये एक उपाधि है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के टाइटल्स और सम्मान दिए जाते हैं। जब ये रिटायर हुए जूलॉजी के प्रोफेसर से, तब उनको ये अवार्ड दिया गया। इनको कहा गया अलेक्जेंडर एगासिस। अलेक्जेंडर एगासिस के नाम पर यह अवार्ड है। अलेक्जेंडर एगासिस अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर उनको ये अवार्ड दिया गया। इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज, टैक्सोनॉमी, ज्योग्राफी, इवोल्यूशन, ऑर्निथोलॉजी, सब में बहुत सारी स्टडीज़ और बहुत सारे वर्क किए। बायोलॉजी के 3 फेमस प्राइजेज इनको मिले हैं, ब्लेजन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड द क्रेफोर्ड प्राइज। अब ये इतने पुरस्कार इनको मिले हैं, इतना नाम इनका है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा क्यों ये इतने फेमस हैं। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है। तो अर्नेस्ट मेयर जो फेमस थे वो अपनी एक बहुत ही फेमस बुक की वजह से थे। इस बुक का नाम था सिस्टमैटिक्स, एंड दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये दोनों किताबों के नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। किसने इन बुक्स के नाम लिखे, या ऑल्टरनेट करके मैचिंग्स में भी ये कई बार आ जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन इन बुक्स के थ्रू क्लियर की, वो थी स्पेसीज की डेफिनेशन। स्पेसीज क्या होती है, इन्होंने ये बताया स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये तो पहले तक सब जानते थे कि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे उनको एक स्पेसीज कहा जाएगा, यानी जो इंडिविजुअल्स देखने में एक जैसे होंगे मॉर्फोलॉजिकली, हम उनको एक स्पेसीज से डिफाइन करेंगे। जैसे कि डॉग्स हैं, जितने भी डॉग्स आप देखेंगे सारे के सारे डॉग्स सिमिलर हैं बिल्कुल एक दूसरे से देखने में, तो हम उनको एक स्पेसीज कहेंगे। लेकिन उनकी डेफिनेशंस में एक और चीज़ जोड़ दी अर्नेस्ट मेयर ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, बट दे कैन ब्रीड ओनली अमंग देमसेल्व्स, यानी उनके अंदर एक चीज़ और, एक खासियत और आपको मिलेगी कि वो सिर्फ अपनी स्पेसीज के साथ ही ब्रीड करेंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। जैसे आपने डॉग का एग्जाम्पल देखा है, डॉग की कितनी भी वेराइटीज आप देख लीजिए, वे एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो वे सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो एक स्पेसीज के मेंबर्स हैं। अब एक डॉग की ब्रीड आप लीजिए जिसको हस्की बोलते हैं। अब दूसरी तरफ हस्की जो दिखने में होता है वो सिमिलर होता है वोल्फ से, लेकिन एक हस्की वोल्फ के साथ ब्रीड नहीं कर सकता है। तो हस्की एंड वोल्फ दे आर 2 सेपरेट स्पेसीज। तो स्पेसीज की ये बहुत ही जो ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमें दी थी अर्नेस्ट मेयर ने अपनी 2 बुक्स में। उसमें उन्होंने ये बता दिया था कि ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स देखने में बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होंगे लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी होंगे, यानी वे एक दूसरे से ही रिप्रोडक्शन करेंगे, दूसरी स्पेसीज के साथ वे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि नई स्पेसीज कैसे डेवलप होती हैं। नई स्पेसीज डेवलप होने के लिए उन्होंने बताया कि मान लीजिए ये एक छोटा सा आइलैंड है, ये दूसरा आइलैंड है, और ये आइलैंड एक दूसरे से थोड़े से सेपरेट है, यानी इनके बीच में कोई रिवर है, सी है, कुछ भी है, और ये छोटी सी जगह है, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कुछ एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स प्रेजेंट है, इस आइलैंड पे भी बर्ड्स प्रेजेंट है, और सेम स्पेसीज की बर्ड्स भी इस आइलैंड पर भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये दोनों आइलैंड्स एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाएं और इस आइलैंड की बर्ड्स इधर ना जा सकें, यानी इनके अंदर डिस्टेंस हो जाए किसी भी तरह से। अब डिस्टेंस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर तो ये बताया है जो कॉन्टिनेंट से एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। तो ये किसी भी तरह से कारण कुछ भी हो सकता है। अगर ये आइसोलेट हो गए, जो कि अभी तक एक ही स्पेसीज के मेंबर थे, अब उनके अंदर जो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, अलग फूड चॉइस की वजह से, अलग मेट चॉइस की वजह से, फीडिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, अभी धीरे धीरे उनके अंदर एक दूसरे से
चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये चेंजेस काफ़ी टाइम बाद, जब काफ़ी सालों तक चलते रहते हैं, तो वे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वे इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस ला देते हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म से जिनसे ये आइसोलेट हो गए थे, दूर हो गए थे, एक ही स्पीसीज के मेंबर थे, वे अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह से वो एक नई स्पीसीज की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। नई स्पीसीज की फॉर्म में डेवलप होने का मतलब ये है कि अब काफ़ी सालों बाद अगर उनका रिप्रोडक्शन कराया जाएगा तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। इस तरह से वे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे और नई स्पीसीज के रूप में बन जाएंगे। तो इस तरह से नई स्पीसीज डेवलप हो जाती हैं और अलग अलग टाइप की स्पीसीज अर्थ पे बनती हैं। तो यही बहुत ही बड़ा जो इन्वेंशन था, ये बहुत बड़ी जो डेफिनेशन थी, ये अर्नेस्ट मेयर ने बताई थी। उन्होंने ये बताया कि जो पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे से अगर आइसोलेट कर दी जाए, दूर हो जाए, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उनका, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस चेंज हो जाती हैं, वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, यानी दूसरे उसके अंदर चेंजेस डेवलप हो जाते हैं और वो एक अलग स्पीसीज की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को बताने का सारा जो क्रेडिट है वो दिया जाता है अर्नेस्ट मेयर को। इसी वजह से अर्नेस्ट मेयर को फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी थी उसके अंदर मॉडर्न चीज़ों को डेवलप किया, यानी नई बातों को उन्होंने बताया, स्पीसीज की वर्ल्ड वाइड डेफिनेशंस इन्होंने दी। चलिए अब जो चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी हम उनको एक बार समराइज कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग। हमने ये समझा था कि किसी भी चीज़ों को स्टेप वाइज मैनर में और प्रॉपर सुव्यवस्थित ढंग से, यानी एक क्रम में स्टडी करना ही साइंस होती है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया था रेन का, इससे हमने इस चीज़ को समझ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था बायोलॉजी, जो हमारी मेन ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी की डेफिनेशन आई। बायोलॉजी की डेफिनेशन एनसीईआरटी ने बताई है कि इसके अंदर हमें लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस को पढ़ना है, यानी जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है हमें उनको पढ़ना है और उनकी बॉडी में होने वाले जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको हमें समझना है। उसके बाद में हमने समझा था वैरायटी को। वैरायटी में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, अलग अलग वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर रहते हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी कहते हैं। अब डाइवर्सिटी हमने काफी दिनों तक बर्बाद की, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू हमारा रहा, यानी कि हमने देखा कि सेंटर में हम हैं और सारी चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वो चीजें खत्म होना स्टार्ट हुई, हमें थोड़ी समझ आई, तो हमारा नया व्यू डेवलप हुआ जिसको कहा इकोसेंट्रिक व्यू। इकोसेंट्रिक व्यू में हमने ये समझा कि हमारा कुछ ना कुछ दायित्व बनता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, हमें उसको उसकी कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में हमने पढ़ी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज में हमने समझा कि जो ऑर्गेनिजम्स आज के प्रेजेंट हैं उनमें एक दूसरे से सिमिलैरिटीज या समानताएं प्रेजेंट है। और वर्टिकल सिमिलैरिटीज में हमने समझा कि जो ऑर्गेनिजम्स पास्ट में प्रेजेंट थे और जो ऑर्गेनिजम्स आज भी प्रेजेंट है उनमें भी एक दूसरे से सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ से चले गए हैं वो हमारे से सिमिलर थे। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें आज हमने पढ़ी, अब हमने समराइज की, या आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट्स आपको रहता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या मैं अच्छे से किसी चीज़ को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।